एक एक पैसा जोड़ के 2 मंजिला मकान था और उसमें रह रहे थे। लेकिन होटल की वजह से हमें ज्यादा परेशानी होगी, लेकिन हम यही चाहते हैं कि हमारा होटल तो होता रहेगा पर पहले हमारा हो जाए। बेटा पहले तो ठीक ही था जोशीमठ में, इसलिए सारे लोग बसे बच्चों के बहाने, अपने ऑफिस वगैरह के बहाने, लेकिन अब तो भू धसाव हो रहा है। व्यवस्था तो क्या होनी, यहाँ पे एक एक रूम मिला है, अंदर एक वॉशरूम है, किचन की व्यवस्था नहीं है। एक कोने पे हमने गैस लगवाया इसके लिए, दूध गर्म करने के लिए। पूरी तरह से इस समय जोशीमठ के साथ है, जोशीमठ वाले लोगों के साथ है, आपदा प्रभावितों के साथ है और हर संभव जो सहायता है वो हम लोग करेंगे। तो जोशीमठ में जिंदगी हर रोज पहाड़ जैसी चुनौती बनती जा रही है। मकानों में दरारें बढ़ती जा रही हैं तो विस्थापन की पीड़ा भी खत्म होती नहीं दिखाई पड़ रही है। राहत शिविरों में लोगों को ठहराया गया है, लेकिन ये कैंप जैसे इनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गए हैं। ऐसे ही गांधीनगर के एक राहत कैंप का न्यूज़ 18 ने जायजा लिया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। इन बूढ़ी आंखों में आंसू थम गए हैं। जिस घर की दहलीज में ये जवान हुए, बुढ़ापे में वो आशियाना इनसे छूट गया है। ये बच्ची पढ़ रही है और जिंदगी इनका कड़ा इम्तिहान ले रही है। ऐसे ही कई परिवार जिनके सपने आज इनकी गृहस्थी के सामान की तरह बिखरे पड़े हैं, जिनको समेट कर ये लोग राहत शिविर में जैसे तैसे गुजर बसर कर रहे हैं। जोशीमठ के गांधी मैदान में इस वक्त मैं मौजूद हूं। गांधी मैदान में ही आपको बताते चले कि राहत शिविर लगाया गया है। ये राहत शिविर वही है जहां पर लोगों को ठहराया गया है। सुरक्षित जगह है ये, इसीलिए लोगों को यहां पर ठहराया गया है। जोशीमठ के वार्ड नंबर 4 6 परिवारों को 3 जनवरी की सुबह यहाँ शिफ्ट किया गया था। होटल मलारी के बगल में इन लोगों का घर था, जिनमें इस कदर दरार आ गई कि अब राहत शिविर ही इनका घर बन चुका है। हम लोग ये जो मलारी इन और माउंट व्यू होटल है, उसके पीछे हमारा जस्ट पीछे ही हमारे लोगों का 5-6 जो यहाँ पर नगर पालिका में जिनकी व्यवस्था की गई है रहने की, हम सारे लोग वहीं उसी मोहल्ले के वार्ड नंबर 4 के रहने वाले हैं। 2 तारीख रात को 11-12 बजे वहाँ पे मकानों में धंसने की आवाज आई। उस दिन से हमारे मकान पे ज्यादा दरारें आ गई है, हमारे मकान की बुनियादी टूट गई है, इसलिए हम 3 तारीख को सुबह यहाँ शिफ्ट हुए। उस दिन से हम यहीं पे हैं। 2 तारीख को हम जब निकले तो दूसरे 3 तारीख को यहाँ कमरे पे शिफ्ट हुए, तो उस दिन से और ज्यादा दरारें पड़ रही हैं। तकलीफें और बढ़ती चली जा रही हैं। कभी अपने घरों में ऐशो आराम की जिंदगी जीने वाले ये लोग आज एक कमरे में अपनी गृहस्थी चला रहे हैं। छोटे बच्चे भी साथ हैं, तो उनके हाथ में किताब भी है, लेकिन भविष्य में धुंधलका छाया हुआ है। हमें जैसे यहाँ पे 10 दिन हो गए, पता नहीं कितने और दिन हमें यहाँ पे ऐसे रुकना पड़ेगा। हम शासन प्रशासन से हमें 10 दिन से हम लगातार यही बोलेंगे हमारे लिए कुछ कर रहे हैं या हमारे मकान देख के आप हमारी बात को रखें, और 10 दिन हो गए अभी तक किसी ने हमारी कोई भी बात नहीं सुनी या कोई हमारी मांग नहीं सुन रहा है कि हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे कैसे रह रहे हैं। देवी देवता रुष्ट है पर हमारे रहने लेके आई नहीं वहाँ। हम 5-6 परिवार जितने हमारा बुरा खंडर हो रखा, बिल्कुल ही हमने उसी टाइम रात हमने सामान फेंका बाद फर्स्ट बेस्ट सामान कहाँ के कहाँ, यहाँ ऐसे बूढ़े 10 साल हो गई, समस्या हो रखी। जोशीमठ में ऐसे ही कई राहत शिविर बने हुए हैं, जहां डेंजर जोन बन चुके मकानों से शिफ्ट किए गए लोग रह रहे हैं। 10 दिन से ये लोग राहत शिविर में ही हैं, लेकिन अब ये सरकार से जल्द स्थायी बंदोबस्त चाहते हैं। ये तो क्या चलना मैम, मैं ये चाह रही हूँ कि होटल का जो कह रहे हैं कि पेमेंट करने का, उनका बाद में सोच लीजिए, पहले हमारा सोच लिया। हमारा घर बार सब कुछ छूट गया, हम इधर उधर बेघर रह गए। यहाँ दिक्कतें हो रही हैं, बच्चे परिवार सब एक ही कमरे के अंदर व्यवस्थित है। तो मैं चाह रही हूँ कि फटाफट हमारी मांग पूरी कर दे और हमें यहाँ से
जाने के लिए बोल दे। पता नहीं कब क्या होगा, लेकिन पहले हम नीचे हम ही रहते हैं, जो 5-7 परिवार है, पहले हमारा किया जाए, जो भी भुगतान किया जाए। मकानों में दरारें पड़ने के बाद आशियाना पीछे छूट चुका है। आज जिंदगी खाना बादोश सी होकर रह गई है। विस्थापन का दर्द आंखों के रास्ते छलक रहा है। अब राहत कैंप ही इनका स्थायी ठिकाना बन चुका है। तब मकान बना रखा था, एक पैसा जोड़ के 2 मंजिला मकान था और उसमें रह रहे थे। तब 2 तारीख की रात को पता नहीं वो वैसे चढ़ की आवाज आई, तो हम रोड में भागे रात को, तो वहाँ पर हम आग के सहारे रहे। उस दिन से हम तब 3 तारीख को हम यहाँ शिफ्ट हो गए थे। जोशीमठ से चांदनी धवन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए आपको वाराणसी से आ रही तस्वीरें दिखाते हैं। चंदौली से वाराणसी पहुंच चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। वाराणसी के अस्सी घाट पर सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त गंगा विलास क्रूज पर सवार हैं। ये लग्जरी क्रूज जिसका मुआयना करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। बड़ा मौका होगा 13 जनवरी के दिन जब गंगा विलास क्रूज को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वाराणसी के घाटों का दर्शन कराते हुए गंगा विलास क्रूज आगे बढ़ेगा। देश के अलग अलग राज्यों से होते हुए वाया बांग्लादेश वो असम के डिब्रूगढ़ जाकर समाप्त होगा। 52 दिनों की ये यात्रा होगी। इन 52 दिनों में 50 वर्ल्ड हेरिटेज स्थानों से ये क्रूज गुजरेगा। 35 यात्रियों को लेकर ये यहां से रवाना होगा और अलग अलग पर्यटक स्थलों का दीदार कराते हुए असम के डिब्रूगढ़ में जाकर ये यात्रा समाप्त होगी। 3200 किलोमीटर से ज्यादा का यह सफर होगा। आनंददायक, रोमांचक, 5 स्टार होटल की तरह गंगा विलास ये क्रूज तैयार किया गया है, हर सुख सुविधाओं से संपन्न। और हमारे सहयोगी उपेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। कल बहुत बड़ा दिन है जब गंगा विलास क्रूज को रवाना किया जाएगा वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ के लिए। अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हम देख रहे हैं कि मुआयना कर रहे हैं एक शिप पर सवार होकर। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 80 घाट पहुंचे हैं। अवधूत भगवान राम के आश्रम का कार्यक्रम खत्म हो गया है और अब 80 घाट पहुंचे हैं। यहां से मुख्यमंत्री सड़क मार्ग के जरिए जाएंगे खोजवा, जहां पर रामानंदाचार्य जयंती में शामिल होंगे और उसके बाद फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काशी विश्वनाथ धाम जाएंगे, जहां शंकर महादेवन की गीत संगीत कार्यक्रम रखा गया है। और उस कार्यक्रम में शामिल होने के बाद कल जैसा कि तैयारियों का जायजा भी ले रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्रूज जो गंगा विलास क्रूज को कल हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली, उसका रूट को आप पूरा मुआयना कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो देख रहे हैं कि कैसी क्या तैयारियां हैं। तो सारी तैयारियों को इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 80 घाट पर जो है निरीक्षण कर रहे हैं और तस्वीरें हम सीधे अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि 80 घाट पर जहां पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बजड़े पे सवार हैं, उनके साथ पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं जो उनको जानकारी दे रहे हैं कि वो रूट क्या होगा गंगा विलास क्रूज का। और ये तमाम सारी जानकारियों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस पूरी तैयारियों को जांच रहे हैं जिनके जरिए कल गंगा विलास क्रूज को हरी झंडी दिखाई जाएगी। साथ ही आप देख रहे होंगे तस्वीर के दूसरी ओर टेंट सिटी भी है, तो टेंट सिटी का भी मूल्यांकन कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वहां की भी तैयारियों को देख रहे हैं क्योंकि कल टेंट सिटी का भी लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों वर्चुअली होना है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दूसरी बार इन तैयारियों का जायजा लेने के लिए वाराणसी पहुंचे हैं और 80 घाट पर अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ देर बाद उतरेंगे। वो बजड़े पर सवार हैं जिस पर आप देख रहे हैं टेंट सिटी का ये बजड़ा है जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सवार हैं और उस पर जानकारियां ले रहे हैं। और यहां से 80 घाट से मुख्यमंत्री जैसा कि मैंने बताया खोजवा स्थित राम कमल दास आश्रम में स्वामी रामानंदाचार्य जयंती कार्यक्रम में भाग लेंगे और उसके बाद शाम को ही आज क्रूज को लेकर गंगा विलास क्रूज को लेकर जो है एक कार्यक्रम विश्वनाथ धाम में रखा गया है और उस विश्वनाथ धाम के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सवार होंगे और वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस कार्यक्रम में रहेंगे। उनके साथ केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम को सुर सरिता का नाम दिया है, सिम्फनी ऑफ गंगा का नाम दिया है। ये सांस्कृतिक कार्यक्रम है जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काशी विश्वनाथ धाम में शामिल होंगे। तो अब ये सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो अब 80 घाट पर यहाँ पर क्रूज से उतरेंगे और यहाँ से सड़क मार्ग के जरिए खोजवा जाएंगे। गंगा विलास क्रूज को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है और अफसरों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसकी सारी तैयारियों का
न केवल फीडबैक ले रहे हैं बल्कि 80 घाट से सटा हुआ ही रविदास घाट है, जहां से कल गंगा विलास क्रूज अपनी सबसे बड़ी यात्रा पर रवाना होगा। तो अब सीधी तस्वीरें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जो अब कुछ देर में ये देखिए जेटी पर उनकी नाव लग रही है और यहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सड़क मार्ग के जरिए खोजवा जाएंगे, जहां पर यह कार्यक्रम है राम कमल दास आश्रम में स्वामी रामानंदाचार्य जयंती कार्यक्रम। और वहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काशी विश्वनाथ धाम में जाएंगे, जहां पूजा अर्चना के बाद जो कार्यक्रम है सूर्य सरिता सिम्फनी ऑफ गंगा, उसमें शामिल होंगे। तो तमाम तैयारियों का जायजा लेते हुए, अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब काशी के 80 घाट पहुंचे हैं, जहां पर जो अफसर हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यहीं से रविदास घाट की तैयारियों को बता रहे हैं। आप ये देख रहे होंगे मुख्यमंत्री सीधे रविदास घाट की तरफ उनका रुख है और रविदास घाट पे क्रूज जो गंगा विलास क्रूज है वो लगा हुआ है। तो कैसे किस रूट से जाएगा, उसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था क्या होगी, प्रशासनिक व्यवस्था क्या होगी, सारे घाटों से होते हुए वो जाएगा तो और क्या व्यवस्था है, और जो पर्यटक उसमें आए हैं उनको किस तरीके से काशी भ्रमण कराया जा रहा है, काशी दर्शन कराया जा रहा है, ये तमाम सारी जानकारियां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ले रहे हैं। और कुछ देर पहले अभी ये देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्रूज से नीचे उतरते हुए अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 80 घाट पर क्रूज से नीचे आ रहे हैं। और अभी कुछ देर पहले ही उन्होंने सबसे पहले यही पूछा था कि जो पर्यटक हैं वो उनको काशी दर्शन कैसे कराया जा रहा है। तो उनको बताया गया कि सबसे पहले उनको सारनाथ घुमाया गया, उसके बाद गंगा आरती भी दिखाई गई। तो ये तमाम सारी जानकारियां लेने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब सीधे ये देखिए क्रूज से नीचे उतरते हुए और उनके साथ तमाम पुलिस प्रशासनिक अफसर हैं जो कल होने वाले कार्यक्रम के उपलक्ष्य में उनको सारी जानकारियां दे रहे हैं कि कल कार्यक्रम कैसे है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब क्रूज से नीचे उतर आए हैं। जो उपेंद्र, आपने बताया कि इस वक्त 80 घाट पर सीएम मौजूद हैं और 80 घाट पर ही अधिकारियों के साथ नीचे उतर रहे हैं। 80 घाट से रविदास घाट की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, तो क्या यहां पर उतरने के बाद कुछ मीटिंग है और उसके बाद रविदास घाट जाएंगे, या फिर अब बाय रोड रविदास घाट जाएंगे जहां पर क्रूज है? नहीं, देखिए 80 घाट से अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे जाएंगे खोजवा स्थित आश्रम में, क्योंकि वो राजघाट की तरफ से होकर आ गए हैं। वहीं पर उनका सूजाबाद में कार्यक्रम था अघोरेश्वर भगवान राम के आश्रम में। और ये देखिए अब वो सीधे यहाँ से खोजवा जाएंगे। उनके साथ खुद देखिए उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रविंद्र जायसवाल हैं, इसके अलावा उनके साथ अनिल राजभर हैं और दयाशंकर मिश्र दयालु हैं। तो सभी मंत्री हैं, अधिकारी हैं, विधायक हैं और मुख्यमंत्री सभी से सीधे जो है सबके साथ जो है जायजा ले रहे हैं। हम तस्वीर में मुख्यमंत्री को दिखाने की कोशिश करते हैं। मुख्यमंत्री सड़क मार्ग के जरिए जो है अब सीधे जो है ये फ्लीट लग चुकी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 80 घाट के बाहर। और यहां से मुख्यमंत्री अब जो है सीधे जा रहे हैं खोजवा, जहां पर जो रामानंदाचार्य जयंती कार्यक्रम है उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाग लेंगे। और वहां से फिर विश्वनाथ धाम जाएंगे, जहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया है, शंकर महादेवन का गीत संगीत का कार्यक्रम है। और उसके बाद कल जो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है वो केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल उनके साथ रहेंगे। और इसी 80 घाट से सटा हुआ, जैसा कि आप जानते हैं, रविदास घाट बगल में है, वहीं से क्रूज को रवाना होना है। गंगा विलास क्रूज को सुबह 10 बजे का कार्यक्रम है और उससे पहले मुख्यमंत्री करीब 9:30 बजे रविदास घाट पहुंचेंगे। और यहां से गंगा विलास क्रूज को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाएंगे वर्चुअली, तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां मौजूद रहेंगे और 1000 करोड़ रुपए की दूसरी योजनाओं की भी सौगात वर्चुअली देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इन सभी कार्यक्रमों में जो है काशी केंद्र बिंदु रहेगा, चाहे वो 1000 करोड़ की योजना हो, चाहे वो टेंट सिटी हो, चाहे वो गंगा विलास क्रूज हो। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसमें वाराणसी से मौजूद रहेंगे। और ये देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फ्लीट अब खोजवा स्थित जो राम जानकी मंदिर है वहां के लिए अब रवाना हो रही है। जी उपेंद्र, और जाहिर सी बात है जैसा कि आपने कहा कि तमाम विकास कार्य जो वाराणसी में चल रहे हैं एक एक कर पूरा हो रहे हैं और कई और भी प्रोजेक्ट्स हैं जिनके केंद्र में वाराणसी है, भगवान भोलेनाथ की ये नगरी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी है। ये भी बताइएगा, जो मेहमान क्रूज पर आए हैं, जो विदेशी सैलानी में शामिल हैं, उन मेहमानों से भी सीएम के मिलने का कार्यक्रम है क्या? उनसे कब वो मिलेंगे?
देखिए, शाम को जो विश्वनाथ धाम में कार्यक्रम रखा गया है उसमें कई पर्यटक उनमें से विश्वनाथ धाम में मौजूद रहेंगे। जहां पर जो कार्यक्रम रखा गया है, सांस्कृतिक कार्यक्रम, शंकर महादेवन का गीत संगीत का कार्यक्रम है और दूसरे सांस्कृतिक कार्यक्रम है, वहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनसे मिल सकते हैं, क्योंकि वहां पर्यटकों को भी जाना है। और उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ही वो रूट तैयार किया था कि उनको कैसे काशी दर्शन कराया जाए, जिसमें चाहे सारनाथ हो, चाहे वो गंगा आरती हो या घाट दर्शन हो, सुबह बनारस के जो कार्यक्रम है वो तमाम सारे कार्यक्रम श्रृंखलाबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। और अब शाम को काशी विश्वनाथ धाम में जो कार्यक्रम है वहां पर्यटकों से उनकी मुलाकात हो सकती है, उनसे फीडबैक ले सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और इस गंगा विलास क्रूज को लेकर, जिसके जो यहीं पर काशी में मैं आपको बताऊं, ये खड़ा हुआ है गंगा विलास क्रूज, 80 घाट है, जैसा कि आप घाटों को जानते हो। इसी बगल में ये रविदास घाट है जहां पर गंगा विलास क्रूज आके लग गया है। तो कल सुबह जब यहां पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे तो उस रवाना होने से पहले वो सभी पर्यटकों से बात करेंगे। तो अलग अलग कार्यक्रमों में उनकी अलग अलग पर्यटकों से मुलाकात होगी, लेकिन जो सामूहिक परिचर्चा है, सामूहिक जी उपेंद्र, वाकई काशी आध्यात्म का सेंटर पॉइंट हमेशा से रहा है, आध्यात्म की राजधानी हमेशा से रही है। लेकिन अब वक्त के साथ साथ जिस तरह के प्रोजेक्ट्स काशी में पूरे हो रहे हैं, आध्यात्म के साथ साथ आधुनिकता का संगम ये भी देखने को मिल रहा है। और काशी की एक और अलग तरह की तस्वीर भी सैलानियों के सामने, दर्शकों के सामने है। और विदेशी सैलानी भी पहुंच रहे हैं तो एक बदले हुए काशी को देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। धन्यवाद उपेंद्र इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो कल गंगा विलास क्रूज, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाएंगे, लेकिन इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद होंगे। चलिए अगली खबरों का रुख कर लेते हैं। कुछ और महत्वपूर्ण खबर मेरठ से, जहां पर पुलिस एनकाउंटर में एक इनामी बदमाश ढेर हो गया है। 50,000 रुपए का इस पर इनाम था। इस बदमाश को एनकाउंटर में पुलिस ने मार गिराया। D84 गैंग का सरगना बताया जा रहा है साजन, जो मारा गया है। हिस्ट्री शीटर साजन उर्फ कल्लू मारा गया। गंगानगर डकैती का मुख्य आरोपी था। 20 से ज्यादा इस पर केस दर्ज थे। वांछित था ये। साजन थाना कंकड़खेड़ा क्षेत्र में एनकाउंटर हुआ, उस दौरान ही मारा गया। पुलिस मुठभेड़ की ये खबर आ रही है, लेकिन इस मुठभेड़ के दौरान बदमाश पकड़ा नहीं गया, वो ढेर हो गया है। 50,000 का इनामी D84 गैंग का सरगना, जिसका नाम साजन बताया जा रहा है, वो ढेर हो गया इस एनकाउंटर में। पूरे विस्तार से हम आपको बताएंगे कि ये एनकाउंटर कैसे हुआ, पुलिस ने उसकी घेराबंदी कैसे की थी, किन सिचुएशंस में पुलिस को गोली चलानी पड़ी है और कैसे उसकी जान गई है, ये भी एक बड़ा सवाल है। D84 का सरगना बताया जा रहा है इस गैंग का कल्लू, साजन उर्फ कल्लू, जो कि मारा गया है। और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, एनकाउंटर की बात की तस्वीर, जब उसे अस्पताल लेकर पहुंची थी पुलिस की टीम, लेकिन इस एनकाउंटर में उसे बचाया नहीं जा सका। निखिल अग्रवाल हमारे साथ मौजूद है। निखिल, कई सवाल हैं, एनकाउंटर में मारा गया है। सबसे पहले तो बताएं कि ये कितना बड़ा अपराधी था, और उसके बाद ये भी बताएं कि इसके बारे में जानकारी कैसे लगी थी, पूरा एनकाउंटर कैसे हुआ। देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश का दुर्दांत अपराधी है और D84 गैंग का सरगना है कुख्यात अपराधी साजन उर्फ कल्लू। ये साजन उर्फ कल्लू कई आपराधिक वारदातों में लिप्त रहा है और 50,000 का इनामी है। हाल ही में मेरठ में थाना गंगानगर क्षेत्र में डकैती की वारदात का मुख्य आरोपी भी साजन था और इसे मेरठ के थाना कंकड़खेड़ा क्षेत्र में घेराबंदी के दौरान जब इसने पुलिस पर फायरिंग कर दिया तो जवाबी फायरिंग में ये मारा गया। हालांकि इस दौरान एक सिपाही भी घायल हुआ है, जिसका अस्पताल अभी भी चल रहा है। वहीं मैं आपको बता दूं कि मेरठ में एसपी सिटी पीयूष सिंह की टीम ने आज इसकी घेराबंदी की थी और कंकड़खेड़ा रोड पर इसको जब रोकने की कोशिश की गई तो इसने फायरिंग कर दी और इसी दौरान इसको गोली लगी और ये मारा गया है। इस पर 50,000 का इनाम है और करीब 20 से ज्यादा बड़े आपराधिक मुकदमे दर्ज है। लूट, हत्या, डकैती, ऐसे इस पर मुकदमे हैं जिसमें पुलिस काफी समय से इसकी तलाश कर रही थी। धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। गंगानगर डकैती का मुख्य आरोपी था जो एनकाउंटर के दौरान मारा गया है। एक पुलिस जवान भी जख्मी हुए हैं इस दौरान। बरेली से खबर, जहां पर जमीन पर कब्जे को लेकर ऐसा खूनी खेल हुआ जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। हथियार बंद लोगों ने दूसरे गुट पर हमला बोल दिया। कई घंटे तक गोलियां चलती रही, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग जख्मी हो गए। बरेली में पुरानी रंजिश में गैंग वॉर, 20 राउंड फायरिंग और ट्रिपल मर्डर।
जमीन के विवाद में खूनी खेल। बरेली का फरीदपुर इलाका उस समय गोलियों की गूंज से कांप उठा जब रामगंगा कटरी में जमीन पर कब्जे को लेकर गोली खेली गई। हिस्ट्री शीटर सुरेश तोमर प्रधान ने हथियारबंद साथियों के साथ मिलकर बुधवार शाम को सरदार परमवीर सिंह के गुट पर हमला बोल दिया। बताया जा रहा है कि इस गैंगवॉर में कई घंटे तक गोलियां चलती रही और ये खूनी जंग 3 लोगों की मौत पर खत्म हुई। मरने वालों में 2 परमवीर गुट के थे, जबकि एक शख्स सुरेश तोमर गुट का बताया जा रहा है। इस गोलीकांड में परमवीर पक्ष की ओर से सुरेश तोमर को नामजद करते हुए 19 लोगों के खिलाफ तहरीर दे दी गई। मुख्य आरोपी सुरेश तोमर अभी भी फरार है। गन्ने की फसल काटने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ, जिसमें फायरिंग हुई। एक पक्ष द्वारा फायरिंग हुई और दूसरे पक्ष द्वारा भी उसका वो किया गया, जवाबी कार्रवाई करी गई। उसमें 3 लोगों की मौके पे मृत्यु हुई है, जिसमें एक पक्ष के 2 लोगों की मौत हुई है और दूसरे पक्ष से 1 लोगों की मौत हुई है और एक आदमी घायल है, जिसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। कटरी में हुए इस खूनी खेल के पीछे जमीन पर कब्जे को लेकर विवाद है। रंजिश की वजह रामगंगा पार गोविंदपुर गांव है। यहाँ करीब 1000 बीघा जमीन है। परमवीर पक्ष 500 बीघा जमीन अपनी बताता है और 200 बीघा जमीन पर ही ज्यादा विवाद है। इसी जमीन पर परमवीर गुट गन्ना काट रहा था, तभी सुरेश पाल सिंह तोमर यहाँ आ धमका। करीब 25 असलाहधारी भी उसके साथ थे। पहले बहस हुई, फिर फायरिंग शुरू हो गई। इस गैंगवार में 3 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कटरी में सरदार परमवीर सिंह का फार्म हाउस के साथ एक एकेडमी भी है, जिसमें पंजाब, हरियाणा और विदेशों से शिक्षा के लिए सिख समुदाय के युवक आते हैं। परमवीर पक्ष का दावा कि वो इस इलाके को खेती और शिक्षा के नजरिए से उन्नत बनाने का काम कर रहे हैं, जबकि अराजक तत्व उन्हें परेशान कर रहे हैं। इसी के पास खाली पड़ी जमीन को सुरेश प्रधान गुट अपनी बताता है। बार बार टकराव इसी वजह से होता रहा। इस वारदात में सुरेश प्रधान के घायल होने की खबर मिली है। सूचना के आधार पर पुलिस ने सुरेश के घर दबिश दी थी, लेकिन आरोपी सुरेश घर पर नहीं मिला। फिलहाल तो पुलिस ने भी इस मामले में अब तक 11 लोगों को हिरासत में लिया है और आगे की सख्त कार्रवाई की बात कह रही है। और पुलिस की टीमें बना दी गई हैं, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जिसमें मुख्यतः नाम आ रहा है कि सुरेश पाल तोमर है, जो 18-20 लोगों के साथ यहाँ पे आया था और उसने पहले आके इन लोगों पे फायरिंग करी, तो इन लोगों ने फिर जवाबी कार्रवाई करी। तो इसमें जो भी तहरीर मिलेगी उसमें मुकदमा लिखा जा रहा है और बाकी सुरेश पाल तोमर उसके साथियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें बना के प्रयास किया जा रहा है। बताया तो ये भी जा रहा है कि सुरेश पक्ष ने बीते कुछ महीनों में सरदार परमवीर के खिलाफ करीब 7 केस फरीदपुर थाने में दर्ज कराए। सुरेश ने परमवीर को भू माफिया साबित करने के लिए शासन से शिकायत भी की। तब फरीदपुर तहसील प्रशासन ने एक टीम बनाकर मौके पर जांच कराई, जिसमें परमवीर सिंह का कब्जा बंजर भूमि पर पाया गया और तहसीलदार कोर्ट ने पहले सरदार परमवीर के खिलाफ नोटिस जारी किया। जवाब न मिलने पर लेखपाल की रिपोर्ट पर तहसीलदार कोर्ट ने परमवीर सिंह को बेदखल कर हर्जाना वसूलने का भी आदेश जारी किया था। 2 पक्षों के बीच गैंग वॉर हुआ और इस गैंग वॉर के अंदर 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। आपको बता दें 20 राउंड से अधिक फायरिंग हुई, जिसमें 5 लोगों को गोली लगी। आपको बता दें 2 लोग अभी गंभीर रूप से घायल हैं, जबकि 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। फिलहाल सभी का पोस्टमार्टम कराया जा चुका है, लेकिन लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है और गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम दबिशें दे रही है। कैमरामैन आंसू के साथ प्रशांत कुमार, न्यूज 18, बरेली। इटावा में पानी से भरे गड्ढे में गिरने से एक 2 साल के बच्चे की मौत हो गई। पिता सिपाही है और उसका आरोप है कि बीमार पत्नी और बच्चे की देखभाल के लिए वो कई दिनों से छुट्टी मांग रहा था, लेकिन अधिकारियों ने नहीं दी। अगर छुट्टी मिल जाती तो ये हादसा न होता।
पानी भरे गड्ढे में गिरकर बेटे की मौत। शव लेकर एसएसपी कार्यालय पहुंचा सिपाही। वाजिब वजह फिर भी नहीं मिली छुट्टी। पिता बोला, ऐसी नौकरी का क्या करूंगा। मेरी बीवी के 3 ऑपरेशन हो गए, उसका तो बच्चा भी नहीं होगा। मेरा भाई आर्मी में था, वो खत्म हो गया। मैं अपने घर में अकेला, अब मैं क्या करूंगा? मैं नौकरी का भी क्या करूंगा और संपत्ति का भी क्या करूंगा, ये बताओ आप मुझे। इटावा से आई इस खबर ने दिल को झकझोर दिया। एक बाप के कंधे पर मासूम के शव ने आंखों में पानी ला दिया। कहते हैं कि पिता के लिए दुनिया का सबसे बड़ा बोझ उसके कंधे पर बेटे का शव होता है, जिस सदमे से वो कभी नहीं उबर सकता। तभी तो सिपाही सोनू सवाल पूछ रहा है कि ऐसी नौकरी का वो क्या करेगा। बताते चले कि एक पानी भरे गड्ढे में गिरने से सिपाही के 2 साल के मासूम बेटे की मौत हो गई। घटना के बाद सिपाही ने आरोप लगाया कि बीमार पत्नी और बच्चे की देखभाल के लिए वो कई दिनों से छुट्टी मांग रहा था, लेकिन अधिकारियों ने छुट्टी नहीं दी। अगर छुट्टी मिल जाती तो ये हादसा ना होता, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। सीआर के बाबूजी से भी मैंने फॉरवर्ड करा दी, प्रभारी से भी फॉरवर्ड करा दी। अब बताओ मुझे ऑफिस से फॉरवर्ड करानी है, आप बता दीजिए। आप मेरी जांच कराइए। मैंने अगर कारण गलत लिखा है तो मैंने अगर अपनी पत्नी का कारण गलत लिखा है, आप बाकायदा जांच कराइए विभागीय। अगर मैं गलत हूँ बर्खास्त करिए मुझे। आपको पूरा अधिकार है मुझे बर्खास्त करने का। मुझे इतना अधिकार है कि आपने मुझे छुट्टी क्यों नहीं दी जब मैं वाजिब कारण लिख के दे रहा हूँ। आप मुझे सिर्फ इतना बताएं। अरे भाई आप पे आप भी थे, आप नहीं थे। सक्षम अधिकारी एसपी आरए साहब यहीं पे मौजूद थे। एसपी आरए साहब के सामने भैया ने पेश भी की छुट्टी। फिर क्यों नहीं छुट्टियां? सोनू की माने तो बीती 7 जनवरी को ही उसने एसपी सिटी को प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन छुट्टी स्वीकृत नहीं हुई। बुधवार सुबह खेलते समय बेटा हर्षित घर के बगल में पानी भरे गड्ढे में गिर गया। थोड़ी देर बाद जब तलाश शुरू हुई तो हर्षित गड्ढे में मिला। उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। इसके बाद सोनू शव को लेकर एसएसपी कार्यालय पहुंच गया। यहाँ काफी देर तक समझाने और मनाने का सिलसिला चलता रहा। मौके पर पहुंचे एसपी सिटी और सीओ सिटी ने सिपाही को किसी तरह समझाकर घर भेजा। मजबूर सिपाही और एक लाचार बाप करता भी क्या, लेकिन पुलिस इसमें भी लीपापोती ही करती नजर आई। पुलिस विभाग के कांस्टेबल हैं, सोनू सिंह नाम है। ये थाना वैदपुरा में पोस्टिंग है इनकी और इस समय क्यूआरटी पुलिस लाइन में इनकी ड्यूटी थी। जैसा कि इन्होंने खुद ही बताया कि ये ड्यूटी के लिए तैयार हो रहे थे, उसी समय इनका 2.5-3 साल का मासूम सा बच्चा था। घर के सामने ही पानी निकलने की जगह है, वहाँ पर एक गड्ढा है जिसमें पानी इकट्ठा होता है। उसी में बच्चा खेलते हुए या कैसे गया, जैसा कि यहाँ मोहल्ले वाले भी आकर के उन्होंने बताया था कि उन्होंने 7-8 मिनट तक ढूंढा, उसके बाद बच्चा पानी में मिला। तो एक ये दुखद घटना घटित हुई थी। उधर मासूम की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। मथुरा का रहने वाला सोनू चौधरी पुलिस लाइन में तैनात है और एकता कॉलोनी में किराए के मकान पर रहता है। पत्नी करीब 15 दिनों से बीमार चल रही थी। पत्नी और 2 साल के बेटे हर्षित की देखभाल के लिए ही सोनू छुट्टी मांग रहा था, लेकिन ऐसा हो न सका और नतीजा आपके सामने है। दिनेश शाक्य, न्यूज़ 18।